ओके, पहले अपन ये समझते हैं कि अपन अभी सिलेबस के कौन से पार्ट पे हैं। ये नंबर 6 का जो टॉपिक है, ये पूरा मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स और कंटिन्यूअस सिस्टम्स पे आधारित है। और इसका ये जो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है, दिस वन, वाइब्रेशंस ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम्स, इसके अंडर में तीन चीजों की बड़ी डेरिवेशंस और अंडरस्टैंडिंग पूरी आपको करनी है। उसमें पहला है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि एक धागे की वाइब्रेशंस। सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन ऑफ अ बार, और तीसरी है टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ अ शाफ्ट। इन तीनों की जो कंप्लीट डेरिवेशन है, उसकी वेव इक्वेशन की डेवलपमेंट है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक एंड ड्राइंग ऑफ मोड शेप्स, ये आपके पूरे सिलेबस में सबसे लंबे तीन टॉपिक्स हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये तीन टॉपिक्स के जो मैं नोट्स दूंगा आपको, जैसे कि आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरा तो आज फिनिश नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना आपको ये 4 पेज के नोट्स बना रखे हैं, ये मैंने ये कुल मिलाकर के 5 पेज के नोट्स हैं। ये तो मैंने आपको इधर उधर से कट पेस्ट करके बिल्कुल एग्जैक्टली उतना बना दिया है जितना आपको एग्जाम में लिखना है। तो दोज हु वांट टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल, दे आर वेल एडवाइज्ड कि इसको समझ तो ले ही, जैसा कि आज मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। उसको समझने के साथ साथ उसको कैसे लिखना है, या फिर एक तरह से ये मान लो कि मैंने जैसे यहाँ पर लिख करके प्रेजेंट किया हुआ है, आपको बिल्कुल एज इट इज अपने एग्जाम में प्रेजेंट कर देना है। सो दिस डॉक्यूमेंट दैट आई विल बी सेंडिंग यू आफ्टर द लेक्चर actually forms the basis of what you have to write in the exam. एग्जाम में जो लिखना है वो एग्जैक्टली मटेरियल आपके हाथ में डिलीवर हो जाएगा आज। और सिर्फ उसको रट लेने से एक सेटिस्फैक्शन कभी आता ही नहीं है। रट के अगर आप उसको छाप के आ जाओगे एग्जाम में, देन इट्स ओके, यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि गलती तो कुछ होगी नहीं अगर आपने अच्छी तरह से रटा है तो। बट बीइंग एन इंजीनियर और साइंस का स्टूडेंट होने के नाते ये जरूरी भी है कि आप जो पढ़ रहे हो उसकी लॉजिक, उसकी मैथमेटिक्स आपको पता भी हो। तो दैट इज आवर अटेम्प्ट। अपन इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए बिना मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी मैथमेटिक्स, जो कि अदरवाइज किताबों से देख करके आपको कभी नहीं समझ में आने वाली, ये जो डेरिवेशंस हैं ये कई सारी बुक्स में है, बट यू विल, इट्स हाईली अनलाइकली दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैथमेटिक्स गिवन हियर। तो अब मेरी कोशिश यही रहेगी आज की आपको इसकी मैथमेटिक्स से थोड़ा सा कंफर्टेबल बना दूं, ताकि याद भी करो आप, एंड एट द एंड ऑफ द डे तो याद करने में भी आपको मजा आए कि भाई पता है ये क्या चीज चल रही है यहाँ पे। एनीवे, तो आपके ये जो तीन टॉपिक्स हैं कंटिन्यूअस सिस्टम्स में, उसमें से अपन आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है टॉर्शनल वाइब्रेशंस ऑफ शाफ्ट्स, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन ऑफ बार और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग अपन आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, ये तो सिलेबस की बात हो गई। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉर्शनल वाइब्रेशंस ऑफ शाफ्ट्स। और ये कंटिन्यूअस सिस्टम्स के परव्यू में आता है, या फिर ये कह लो कि कंटिन्यूअस सिस्टम्स का एक ओवरऑल टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक है टॉर्शनल वाइब्रेशंस ऑफ शाफ्ट्स। अब ये पहले समझते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम का क्या मतलब है। इस फिगर को देखो, ये जो शाफ्ट ली गई है यहाँ पे, इस तरह की शाफ्ट के अंदर आप देखो तो मटेरियल या मास जो है वो इसके हर पॉइंट पे मास स्प्रेड आउट है। इससे पहले तक अपन जितने भी सिस्टम्स पढ़ते आ रहे थे उसमें अपन क्या करते थे, अपन स्प्रिंग्स ले लेते थे और एक मास को कंसिडर करते थे। तो इस सिस्टम में और इस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इस सिस्टम में आपने स्प्रिंग के अंदर तो मास माना ही नहीं है, आपने मास को एक पॉइंट एंटिटी बना करके स्प्रिंग के एंड में लगा दिया। तो ये जो फिगर है, ये फिगर एसेंशियली आपके एजम्पशंस के हिसाब से अगर ड्रॉ की जाए तो ये ऐसा बनना चाहिए, एक स्प्रिंग और उसके एंड में एक पॉइंट मास, बस। तो अभी तक की जितनी भी डेरिवेशंस और टेक्निक्स
मैथमेटिकल टेक्निक्स जो आप सीखते आए हैं, दैट वाज फॉर लम्प्ड मास और पॉइंट मासेस। और अब जो आपके डेरिवेशंस में और मैथमेटिक्स में जो फर्क आने वाला है वो ये है कि आपने एक पूरी शाफ्ट ले ली और उसके अंदर मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर यह कह लो कि मास जो है वो एक अकेले जगह पे आपने कंसिडर नहीं किया कि भाई यहाँ पर m1 है, यहाँ पे m2 है, यहाँ m3 है, ऐसा नहीं है। मास is uniformly continuously distributed all throughout the shaft, and the whole mass itself is vibrating टॉर्शनली, लॉन्गिट्यूडनली, जिस भी तरीके से हो, पूरा मास वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर आप ये पूछें कि इस पर्टिकुलर सिनारियो में कितने मास लिए गए हैं, तो नंबर ऑफ मासेस इज इंफिनिटी। यानी कि आप ये पूछो कि भाई कितने मास पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूअस सिस्टम। ये है अब जो अपन पढ़ने वाले हैं उसकी मैथमेटिक्स की शुरुआत। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सिस्टम्स का मतलब क्या है कि मास को और स्प्रिंग एलिमेंट को अलग अलग ट्रीट ना करके पूरा मास को एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूअम के तौर पे कंसिडर कर लिया जाता है, और पूरे के पूरे मास के अंदर इलास्टिसिटी भी है और मास भी है, दोनों पूरे मास के अंदर एक साथ ही कंबाइंड है। अब इसके वाइब्रेशंस होंगे तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कैसे निकाली जाए। अच्छा, अब कोई एक जना मेरे को, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता हो, वो माइक्रोफोन ऑन करके बताना इस क्वेश्चन को सुनने के बाद। अगर मैं इस शाफ्ट को वाइब्रेट करवाऊं, ठीक है, अब यहां पर आपको अलग से कोई स्प्रिंग और मास अलग से नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसा मैंने समझाया, द होल शाफ्ट इज द मास इटसेल्फ एंड द होल शाफ्ट इज द स्प्रिंग ऑल्सो। ये स्प्रिंग और मास दोनों का काम कर रहा है ये शाफ्ट। ये अब टॉर्शनली वाइब्रेट करेगा या लॉन्गिट्यूडनली करेगा, जैसे भी अगर ये वाइब्रेट करे ये शाफ्ट, तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम की तरह वाइब्रेट कर रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इसकी कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होगी। एनीबडी? सर इनफाइनाइट। वेरी गुड, किसने आंसर दिया? विकास। देयर विल बी इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपली ये है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती है। अगर मैं एक स्प्रिंग एक मास और उसके बाद एक स्प्रिंग एक मास, ये कंटिन्यूअस सिस्टम नहीं है, ये लंप्ड सिस्टम है। लंप्ड सिस्टम का मतलब आपने मास को बिल्कुल अलग अलग करके एक मास को यहाँ लंप लगा दिया, एक मास को यहाँ लंप लगा दिया, तो ये सेपरेटेड मासेस के इंस्टेंसेस हैं। तो जहां पर सेपरेटेड मासेस होती है वहां पर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गेस करना बहुत आसान है। यहाँ पर दो मासेस हैं तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो हो गई, तो इसकी ओमेगा एन कितनी वैल्यूज आएगी? एक ओमेगा एन वन आएगी और एक ओमेगा एन टू आएगी, दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आएगी। ठीक है, और यहां पर जैसा मैंने बताया, इसमें कितने मासेस बैठे हुए हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस बैठे हुए हैं। तो जितने मास पार्टिकल्स हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसीज आएगी। तो इनफाइनाइट मासेस हैं तो देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ ओमेगा एन। तो ये याद रखना है, कंटिन्यूअस सिस्टम्स के लिए नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज इनफाइनाइट है। तब अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली ये अराइज होता है कि आपको इन सिस्टम्स में कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। थियोरेटिकली आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, लेकिन ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में आप इनफाइनाइट वैल्यूज तो किसी भी चीज की नहीं निकाल सकते। तो आप जनरली क्या करते हैं, एक दो तीन चार, जितना भी एग्जाम में पूछा जाए उतनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकाल करके आप दिखाएंगे। तो एनीवे, अब इसको कैसे टैकल करना है इन कंटिन्यूअस सिस्टम्स को, इसमें देखो, इसमें तीन पार्ट्स में अपन इसका पूरा डेरिवेशन चलता है। कंटिन्यूअस सिस्टम्स के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो तीन पार्ट्स में चलते हैं। उसमें पहला पार्ट तो आपकी एंटिटी के साथ चेंज हो जाएगा। अगर आप टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट कर रहे हो तो उसका पहला पार्ट अलग होगा। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट कर रहे हो तो उसका डेरिवेशन अलग हो जाएगा। और अगर आप स्ट्रिंग्स का डेरिवेशन कर रहे हो तो उसका डेरिवेशन अलग हो जाएगा। लेकिन पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 ऑफ डेरिवेशन जो है, ये इन तीनों के कॉमन है। तो एक बार आप कोई सा भी एक
का डेरिवेशन करना पूरा सीख जाओ तो आप ये मान लेना कि बाकी के जो दोनों हैं उनके 50 to 60% डेरिवेशन आपने ऑटोमेटिकली सीख लिए। बस उनके फर्स्ट पार्ट और सीखना है आपको, बाकी के दो पार्ट तो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है। तो ये वापस से मैं ये चीज रिपीट करता हूं जो मैंने कहा कि कंटिन्यूअस सिस्टम में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। एक तो ये टॉपिक है टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट जो अपन आज पढ़ रहे हैं। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन ऑफ अ बार। और तीसरा है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ये तीन चीजें हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। एक, दो, तीन। इन तीनों का फर्स्ट पार्ट ऑफ डेरिवेशन अलग अलग रहेगा, लेकिन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऑफ डेरिवेशन जैसा मैंने बताया इन तीनों का कॉमन है। तो आपको, अगर आपने टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट अच्छी तरह से समझ के सीख ली, याद कर ली, तो ये मान लेना बाय डिफॉल्ट आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के 60-60% भी आपने ऑटोमेटिकली कवर कर लिए बिना इनकी पढ़ाई किए ही। क्योंकि इन इन दोनों के भी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऑफ डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसके हैं, सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ डेरिवेशन इन तीनों के अलग अलग है। तो आज अपन टॉर्शनल वाइब्रेशंस ऑफ शाफ्ट से स्टार्ट करते हैं। और ये टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो है पार्ट 1, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वेव इक्वेशन। ये फर्स्ट पार्ट जो है, ये जैसा मैंने कहा तीनों डेरिवेशंस में अलग अलग है, तो इसको अलग अलग से आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट है तो उसकी वेव इक्वेशन कैसे डिराइव होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन ऑफ बार है तो उसकी वेव इक्वेशन कैसे डिराइव होगी, और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है तो उसकी वेव इक्वेशन कैसे डेवलप होगी। ये तीनों आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो है सॉल्व द वेव इक्वेशन। सेकेंड पार्ट ऑफ डेरिवेशन इन कंटिन्यूअस सिस्टम्स इज, एक बार आपको किसी भी एंटिटी की वेव इक्वेशन मिल गई तो सॉल्व द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन मिलने के बाद उसको सॉल्व करना जो है वो एक कॉमन टेक्निक से चलता है। तो वो चाहे आपकी टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट हो या लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार हो या ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हो, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है। तो इसीलिए ये एक बार समझ लो, ये तीनों में बिल्कुल डिट्टो काम आ जाएगी। और तीसरा पार्ट जो डेरिवेशन का है वो है मोड शेप्स बनाना। अब मोड शेप्स जो है ये ऑप्शनल है। मतलब अगर आपसे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन फॉर टॉर्शनल वाइब्रेशंस ऑफ शाफ्ट, तो आपको मोड शेप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मोड शेप आपसे पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर फुल मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोले कि भाई डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देन ड्रॉ मोड शेप्स फॉर एटलीस्ट 3 वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज, तो आपको ये तीनों पार्ट्स पूरे डेवलप करके दिखाने पड़ेंगे। अब जैसा मैंने कहा मोड शेप बनाने की जो टेक्निक है वो भी बिल्कुल सिमिलर है सभी तीनों डेरिवेशंस के अंदर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ वेव इक्वेशन, ये तीनों के लिए अलग अलग है। सॉल्व द वेव इक्वेशन वाला जो पार्ट है ये कॉमन है, और मोड शेप ड्रॉ करने वाला पार्ट है ये भी कॉमन है। तो ये तीनों पार्ट्स एक बार अगर आपने टॉर्शनल के सीख लिए तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है इसके, इसको आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी डेरिवेशंस के लिए। यानी कि अपने को क्लास में रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपन फर्स्ट वाला पार्ट डील करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक्स का, ठीक है। एनीवे, तो अब यहाँ पर मैंने बता दिया टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट में पहला पार्ट अपन अब कवर करने जा रहे हैं कि इसके वाइब्रेशन की वेव इक्वेशन कैसे डेवलप की जाए। अब देखो, आप किसी भी बुक में या किसी भी नोट्स में ट्रांसक्रिप्ट में अगर आप कंटिन्यूअस सिस्टम्स की
डेरिवेशंस पे जाएंगे तो आपको ऐसी मैथमेटिक्स जरूर दिखेगी, और ये जैसे ही दिखती है आंखों के सामने आते ही बिल्कुल खटकती है, ये आपको ही नहीं किसी को भी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कैलकुलस स्टार्ट होने वाली है, और आगे इसकी पूरी डेरिवेशन में आपको कैलकुलस का थोड़ा सा अंदाजा भी होना चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि भाई ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो, जैसा लिखा हुआ है छपा हुआ है रट लो और उसके बाद छाप दो, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। एक बार अपन इसकी कैलकुलस को समझने के लिए थोड़ा सा डिटूर लेते हैं। अब इस चीज को समझना सब लोग ध्यान से, ठीक है। हालांकि अपनी प्रॉब्लम वाइब्रेशन की है, लेकिन मैं आपको इसकी मैथमेटिक्स से थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए एक छोटा सा टॉपिक अलग से ले रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। ये कैंडल ले लिया आपने, ये फ्लेम है कैंडल की, एक मेटल की रॉड है, कितनी है ये, लेट अस से 10 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। और इस टिप पे आप फ्लेम लगा करके इसको हीट कर रहे हो। एक थर्मोमीटर लेकर के यहां पर टेम्परेचर नापा गया तो पता लगा ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर उसके बाद ये हीटिंग चल रही है यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ी सी दूर इस रॉड पे टेम्परेचर नापी गई। तो अब मेरे को कोई थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताओ, यहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। तो चलो अभी अंदाज के लिए अपन मान लेते हैं 10 डिग्री। थोड़ा सा और दूर गए, सीधी सी बात है, आप हीट की तरफ चल रहे हो तो अब टेम्परेचर बढ़ता ही नजर आएगा, 50 डिग्री। यहां पर गए 100 डिग्री, और ऑब्वियसली फ्लेम के ऊपर आओगे तो इट माइट बी इवन अप टू 200 डिग्रीज, यू नेवर नो। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको पता नहीं है, लेकिन आपने 2-3 जगह पे थर्मोमीटर लगा करके टेम्परेचर नापा, ये पाया आपने कि ये हीटिंग चल रही है। अच्छा अब बताओ, एक टाइम पे इस पॉइंट पे देखो, इन इन पॉइंट्स पे टेम्परेचर को मेजर किया गया था, इन पॉइंट्स को जहां पर टेम्परेचर नापी गई थी उनको डॉट लगा करके मार्क भी कर लिया गया, ठीक है। क्यों मार्क करा? ताकि भाई इन्हीं पॉइंट्स पे वापस से टेम्परेचर नापे। ये तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में मतलब 5 मिनट गर्म करने के बाद ये सीन था। अब टाइम हो गया 15 मिनट। अब कोई मेरे को लॉजिक लगा करके ये भी बताना कि 5 मिनट हीट करने के बाद ये सिनारियो था, 15 मिनट हीट करने के बाद क्या ये सेम सिनारियो मिलेगा क्या? यहां पर 5 मिनट हीट करने के बाद इस पॉइंट पे टेम्परेचर 2 डिग्री मिला था, लेकिन 15 मिनट बीत जाने के बाद इस पॉइंट पे टेम्परेचर 2 डिग्री मिलेगा या 2 डिग्री से ज्यादा मिलेगा? ज्यादा हुआ सर। सीधी सी बात है। तो आपने लोकेशन ऑफ मेजरमेंट चेंज नहीं किया, उसी लोकेशन पे जब वापस से टेम्परेचर मेजर करी तो यहां पर टेम्परेचर आपको अब की बार 30 डिग्री मिला। बोला कि भाई 10 मिनट पहले यानी कि एक्सपेरिमेंट के शुरू होने के 5 मिनट बाद तो यहाँ पर 2 डिग्री टेम्परेचर था, और 10 मिनट बाद यानी कि टोटल टाइम 15 मिनट होने के बाद अब यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया। तो सीधी सी बात है, इन सब जगहों पर भी टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसकी मैथमेटिक्स लेके आता हूं। टेम्परेचर को मैं कैपिटल टी से मेजर कर रहा हूं, ठीक है, और ये जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट है इसको मैं एक्स डिमार्केट कर रहा हूं। तो अब मेरे को ये बताओ कि ऐसे कौन से दो वेरिएबल हैं जिनको चेंज करने के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर जो है वो फंक्शन है एक्स का और टाइम का? क्या ये चीज मैं कन्वीनियंटली मैथमेटिक्स फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं? कैसे लिखा मैंने ये? यस सर। ये लिखने का आधार ये हुआ कि टेम्परेचर जो है वो अगर मैं टाइम फ्रीज कर दूं
और सिर्फ अलग अलग जगह पे x को चेंज करते करते मैं आगे को नापता चलूं तो टेम्परेचर मेरे को चेंज होता नजर आ रहा है। 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है। टाइम यहाँ पे 5 ही मिनट था, लेकिन x के चेंज होने के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं x को फ्रीज कर दूं, जैसे कि मैंने इस लोकेशन को फ्रीज कर दिया और टाइम को चलने दूं 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, तो भी मेरे को उस सेम लोकेशन पे टेम्परेचर चेंज होती नजर आ रही है। तो यस टेम्परेचर सर। एक्स के साथ भी चेंज हो रही है और टेम्परेचर टाइम के साथ भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज टी। ठीक है, सर यहां मतलब दोनों के इंडिविजुअली भी फंक्शन होगा टी। यस, मतलब सर ये मल्टीवेरिएट फंक्शन है। मल्टीवेरिएट फंक्शन, सिंगल वेरिएट फंक्शन का मतलब होता है कि ये किसी एक ही चीज पे आधारित है। जैसे कि एक गाड़ी चल रही है और उसका जो डिस्टेंस है, इट्स अ डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो उसकी कितनी वेलोसिटी है उस पर आपको पता लग जाएगा कि उसका डिस्टेंस कवर्ड कितना है, और कोई वेरिएबल नहीं आता उसमें। लेकिन अब इस एग्जांपल में जैसे टेम्परेचर की बात की, ये x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है, तो दोनों के फंक्शंस को इस तरह से लिखते हैं अपन, इट्स अ फंक्शन ऑफ x, t। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मेरे से ये पूछा गया कि भाई आपने यहाँ पर एक डॉट लगाया था, यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ डॉट लगाया, यहाँ डॉट लगाया। अब मेरे को ये बताओ कि एक ऐसी लोकेशन पे मैं टेम्परेचर जानना चाहता हूं जहां पर डॉट नहीं लगाया था। अब ये कैसे निकालें? तो बोले यार यहाँ तो हमने थर्मोमीटर ही नहीं लगाई। थर्मोमीटर अपने पास कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5 थे, उनको यहाँ फिक्स कर दिया हमने और उन पे टेम्परेचर नप रही है। अब आपने एकदम से ये पूछ लिया कि अब जहाँ थर्मोमीटर नहीं लगा उस जगह पे टेम्परेचर बताओ। तो वहां पर अपन एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ग्रेडियंट का। ये ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है जिससे कि ये डी बाई डी टी, डॉ बाई डॉ टी, ये चीजें आ जाती हैं। और बिना समझे देखेंगे तो ये किसी भी आदमी को कंफ्यूज और परेशान करने के लिए काफी है। लेकिन एक बार समझ लिया तो आपको पता लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बच्चों का खेल है। अब आप देखो, अब वापस से एक स्केल ले लो, ये 10 मीटर लंबाई है इस स्केल की, तो यहाँ पर 0 मीटर और इसके बिल्कुल सेंटर में कितना डिस्टेंस होगा? 5 मीटर और एंड में 10 मीटर। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 0 मीटर पे मेरा टेम्परेचर है 2 डिग्री, 5 मीटर पे मेरा टेम्परेचर है पता नहीं, और 10 मीटर पे मेरा टेम्परेचर है लेट अस से 10 डिग्री। अब जरा कोई गेस करो कि 5 मीटर पे कितना टेम्परेचर रहा होगा। कोई भी लॉजिक यूज करके गेस करो। सर वही फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट 8 डिग्री है, तो यहाँ 8 डिग्री होगा। या एवरेज ले लें। हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे 4 डिग्री एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं। कैसे यस किया सर। आपने ये? आपने ये किया कि भाई 10 कि डिग्री इधर है, 2 डिग्री इधर है और ये बढ़ ही रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जरूर आपका 4 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा। ये कैसे निकाला आपने? आप इस तरह से निकाल सकते हैं, देखो 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये लॉजिक है इसका। तो 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आ रहा है ये? 4 डिग्री। इस तरीके से निकाला है। अब इसका क्या लॉजिक है? ये ये है ग्रेडियंट का लॉजिक। ठीक है। तो ग्रेडियंट का लॉजिक क्या बोलता है? ये 10 माइनस 2 बटे 10 क्या है? 10 माइनस 2 बटे 10 है आपका, कि आपका टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना है। एक तरह से ये वाली एंटिटी ये चीज पूछ रही है कि पर यूनिट अगर मैं एक्स को चेंज करूं तो टेम्परेचर में कितना फर्क आ रहा है। वो चीज यहाँ सर पर
रखी है मैंने, सर समझ रहे हो? चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। हाँ, ये यहाँ पर देखो, इधर 2 था, इधर 10 था, तो टोटल 10 मीटर में कितना चेंज हुआ? 8 डिग्री का चेंज हुआ। तो 8 डिग्री का टेम्परेचर का चेंज टोटल कितने डिस्टेंस में हुआ? 10 मीटर के डिस्टेंस में हुआ। तो अगर मैं 8 डिग्री को 10 मीटर से डिवाइड कर दूं तो dt बाई डी एक्स जो है वो मिल जाती है मेरे को, कि पर यूनिट डिस्टेंस टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। और अब मेरे को किसी भी जगह पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चाहे वहां थर्मोमीटर लगाओ चाहे नहीं लगाओ, अगर मेरे को टेम्परेचर निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? dt बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, ग्रेडियंट की जो वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डेल्टा एक्स से। अब ये गलती मत करना कि भाई इस डेल्टा एक्स को हम इस डी एक्स से काट दें, ऐसा कभी नहीं होता है। ये दोनों चीजें अलग चीजें हैं। ये dt बाई डी एक्स एक कंबाइंड एंटिटी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद एक्स है। और डेल्टा एक्स क्या चीज है? डेल्टा एक्स है कि इस जीरो से कितनी दूरी पे आपको टेम्परेचर नापना है। तो आपने कहा कि मेरे को 5 मीटर पे नापना था, तो डेल्टा एक्स जो है वो 5 मीटर है यहाँ पे। और dt बाई डी एक्स क्या है? dt बाई डी एक्स 8/10 है। ये है ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब इस ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपन पहली बार वहां जा रहे हैं अपने डेरिवेशन को करने के लिए। ये ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या सब लोगों को? यस सर। ठीक है। तो किसी भी चीज की रेट ऑफ चेंज अगर आपको पता लग जाए तो आप उसको एक ग्रेडियंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? अब एक छोटी सी चीज और है, इसी रॉड पे टेम्परेचर की बात की जा रही थी, ये एक्स डायरेक्शन था, और अब मैं बिना कोई एग्जाम्पल दिए सीधे आपको ये लिख के बता रहा हूं, dt बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब है? इस रॉड पे मैंने वही हीट दी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका पूरे रॉड का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dt बाई डी एक्स? बताओ। dt by dx is the gradient of temperature along the x direction। अब मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में यह भी समझाया था कि अगर आप x को चेंज ना करें और एक ही लोकेशन पे खड़े रहें और सिर्फ वक्त बीतने दें, टाइम बीतने दें, तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? बताओ। एनीबडी? आप लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हो, यही खड़े हो और यहां पर टाइम बीत रहा है बस, तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस जगह पे? होगा सर। हो रहा है। तो अगर मैं एक और एंटिटी इंट्रोड्यूस करूं कि टेम्परेचर का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी वैलिड है, यस सर। क्योंकि टाइम जो है ये आपके दोनों चीजों का फंक्शन है। इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कभी भी जब इस तरह का मल्टीवेरिएट फंक्शन आ जाता है और उसमें आप ग्रेडियंट या रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं दोनों वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, तब आप डी नहीं यूज करते, सिर्फ एक छोटा सा फर्क आ जाता है, वहां पर यूज करते हो डॉ। यू राइट द ग्रेडियंट एज डॉ टी बाय डॉ एक्स। तो ये तो हो गया ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसी तरीके से ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये जो डॉ सिंबल यूज करते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन है डी ए यू। ये जो सिंबल है दिस इज रेड एज डॉ, ठीक है? तो आपने कई जगहों पे किताबों में या नोट्स में याद करा होगा इससे पहले भी, या फिर देखा होगा कि कहीं तो dt बाई डी एक्स लिखा जाता है और कहीं पर डॉट टी बाई डॉ एक्स लिखा जाता है। तो इन दोनों चीजों में फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी इंस्टेंस में, किसी एग्जाम्पल में आपका टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ x का ही वेरिएबल है,
तब तो उसकी ग्रेडियंट को dt बाई dx लिखा जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे एग्जाम्पल में आपका टेम्परेचर x के साथ साथ किसी दूसरी चीज का भी फंक्शन है, तो वही सेम चीज, देखो ये डॉटी बाई डॉ एक्स जो है वो dt बाई dx ही है और कोई फर्क नहीं है इसमें। लेकिन फर्क क्या है कि भाई चूंकि टेम्परेचर जो है वो सिर्फ अकेले x का फंक्शन नहीं था, वो टाइम का भी फंक्शन था, तो इसीलिए उसकी रेट ऑफ चेंज को डॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें यह फर्क आता है कि जब आप टेम्परेचर को x के साथ में डिफरेंशिएट करोगे तो उस टाइम पे टाइम को कांस्टेंट फील करना पड़ेगा आपको, और जब आप टेम्परेचर को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करोगे तब उस टाइम पे आप x को कांस्टेंट रखोगे। बस ये कॉन्सेप्ट है इस डॉ का। ये डॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? डॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, ये बताओ? यस सर। यस सर। किसी को भी अगर डाउट हो तो आप वापस से पूछ सकते हैं कि डॉ कब यूज करते हैं और डी कब यूज करते हैं, ठीक है? सर ग्रेडियंट हमेशा मल्टीपल फंक्शन होता है। हाँ बोलो बोलो, एक एक करके बोलो। सर ग्रेडियंट हमेशा मल्टीवेरिएंट फंक्शन होगा क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सर अगर कंपलसरी थोड़ी ना है। हाँ, कोई कंपलसरी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि भाई आपका एक गाड़ी है, वो गाड़ी एक रोड पे चल रही है, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, और आप ये पता करना चाहते हो कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस क्या चीज हो गई? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये सपोज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो इस केस में वेलोसिटी तो हो गई कांस्टेंट और टाइम हो गया वेरिएबल। तो डिस्टेंस इज सिंपली अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड नथिंग एल्स। तो अगर उस केस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई डिस्टेंस का डेरिवेटिव या ग्रेडियंट निकालो, टाइम के साथ में क्या आ रहा है, तो उस टाइम पे जो ग्रेडियंट निकलेगा वो निकलेगा d ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय d ऑफ टाइम। दिस इज द ग्रेडियंट। अब इसमें डॉ यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम के अलावा और कोई वेरिएबल है ही नहीं जो d को अफेक्ट कर रहा है, तो यहां पर डॉ ना यूज करके सिर्फ dd बाई dt यूज कर लेंगे। और ये क्या चीज है? दिस इज योर ग्रेडियंट, नथिंग एल्स। तो जैसा आपने पूछा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेडियंट नाम की चीज किसी मल्टीवेरिएट फंक्शन में ही होगी। इट कैन ऑकर इन अ सिंगल वेरिएट फंक्शन आल्सो, एज इजी एज दैट, ठीक है? क्लियर हो गया आपको जिसने पूछा था? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं अपन इस चीज पे। अब टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट पे आते हैं। अब ये जो मैथमेटिक्स है इसको समझने के बाद अब जो डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा ये 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, जितना आज अपन कर रहे हैं। बाकी पार्ट अपन आगे की क्लास में करेंगे, बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने थोड़ा सा ग्रेडियंट्स की मैथमेटिक्स को समझ लिया है, तो अब इसका इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा, ये देखो आप एक बार इस वीडियो को देखो। सब लोगों को ये वीडियो नजर आ रहा है क्या? ये अभी जो मैंने स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रखी है ये चीज दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, जस्ट लुक एट द एनिमेशन। यहाँ पर सर्कुलर शाफ्ट की जगह एक स्क्वायर शाफ्ट ली गई है, लेकिन वापस से एक बार देखें कि ये टॉर्शनल वाइब्रेशन होती क्या है आखिर। आप देख रहे हो ये टॉर्शनली कैसे वाइब्रेट कर रहा है? वापस से देखो, अभी देखिएगा इसका वाइब्रेशन जब स्टार्ट होगा, ये देखो, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ट्विस्ट हो रहा है। ये समझ पा रहे हो इस चीज को? ये टॉर्शनल वाइब्रेशन क्लियर हुई क्या आपको कि भाई कैसे होता है ये टॉर्शनल वाइब्रेशन? अब आपने जो स्क्वायर शाफ्ट देखी थी वो सेम फिनोमिनन आप इस सर्कुलर शाफ्ट पर इमेजिन कर सकते हैं। ये देखो,
उसमें क्या होगा, एक एज तो इधर को रोटेट हो रहा है, दूसरा एज उधर को रोटेट हो रहा है। तो इसमें इस तरह का ट्विस्ट अनट्विस्ट, ट्विस्ट अनट्विस्ट, इस तरीके से चलेगा। समझ में आ गया कि ये टॉर्सनल वाइब्रेशन कैसे हो रही है इस शाफ्ट में। ये ना तो खिंच रहा है ना बेंड हो रहा है, ये अपनी ही पोजीशन पे पिरोया जा रहा है और फिर उल्टा पिरोया जा रहा है। इस तरीके से आगे पीछे को ट्विस्ट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो, अब अपन से ये पूछा गया कि अगर ट्विस्ट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके हर एक सेक्शन पे, ये देखो ये एक सेक्शन हो गया सर्कुलर सेक्शन, ये दूसरा सर्कुलर सेक्शन, इस तरह के इसमें इनफाइनाइट सर्कुलर सेक्शंस हैं। तो आपने क्या किया, लेफ्ट एज से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर कर लिया। बोले कि भाई ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, इसी के ऊपर अब एनालिसिस करते हैं। कंटिन्यूअस सिस्टम है ना, तो कंटिन्यूअस सिस्टम में आप इनफाइनाइट मासेस को लेके तो एक साथ एनालाइज कर नहीं सकते। तो आपने एक छोटा सा इसका स्लाइस, इस शाफ्ट का एक छोटा सा स्लाइस, ये जो शेडेड पार्ट है, इसको कंसिडर कर लिया। और इस स्लाइस की थिकनेस कितनी है, dx। तो dx थिकनेस की स्लाइस ले ली और ये कहा कि लेट अस अज्यूम दैट t अमाउंट ऑफ टॉर्क इज रोटेटिंग दिस सेक्शन इन दिस डायरेक्शन। तो dx की दूरी बढ़ने पर कितना टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब ये इन्होंने ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट ले लिया। तो इन्होंने कहा कि भाई क्या आपको पता है कि यहां से लेकर के यहां तक टॉर्क कांस्टेंट है या टॉर्क चेंज हो रहा है, नहीं पता। तो इसमें सेफ यही है ये मानना कि टॉर्क जो है वो यहां से लेकर के जब आप आगे की तरफ चलोगे तो वो चेंज हो रहा है। तो अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसमें का ग्रेडियंट भी होगा। और ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन है। तो टॉर्क का ग्रेडियंट कितना हो गया, डॉट टी बाय डॉ एक्स। ये टॉर्क का ग्रेडियंट हो गया, वो टॉर्क जो कि इसको आगे पीछे रोटेट या ट्विस्ट करवा रही है। ठीक है, अब ग्रेडियंट के साथ में अगर आप डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करते हो, ये जो थिकनेस है, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर यहाँ पे टी टॉर्क था तो यहाँ पर कितना टॉर्क होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा डॉट टी बाय डॉ एक्स इनटू थिकनेस ऑफ स्लाइस डेल्टा एक्स, तो इतना टॉर्क बढ़ जाएगा। तो प्रीवियस टॉर्क तो टी था, तो इस पॉइंट पे आकर के कितना टॉर्क मिलेगा आपको, टी प्लस ये इतना बढ़ा हुआ मिलेगा आपको टॉर्क। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया क्या आपको, यहाँ जो मैंने Yes, sir. आपको समझाया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपके जहां पर भी आपको डेरिवेटिव्स में मिलता है। तो आपको अब से ये चीज याद रख लेनी है, अगर मैं आपको टेम्परेचर दे दूं और बोलूं कि भाई ग्रेडियंट ले लो खुद ही और x डिस्टेंस पे मेरे को टेम्परेचर नया बताओ, तो आप क्या करोगे, इधर कितना टेम्परेचर है t, तो वो तो ले ही लिया, प्लस कितना एडिशनल आएगा, ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। बस इस तरीके से आप अपना किसी भी लोकेशन पे टॉर्क को निकाल सकते हैं। तो अब देखो इसमें ये बोलता है कि इस एज पे तो टी टॉर्क है और इस एज पे टी प्लस डॉट टी बाई डॉ एक्स इंटू डी एक्स टॉर्क है। ये मान लिया। क्यों ऐसा माना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितनी टॉर्क लग रही है, हम इसकी मैथमेटिक्स को डेवलप कर रहे हैं। अब देखो, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि टी इधर टॉर्क लग रहा है और टी प्लस समथिंग टॉर्क उधर को लग रहा है, तो मेरे को ये बताओ कि इस एलिमेंट पे नेट टॉर्क कितना लग रहा है। सर डी टी ये सर टी प्लस के बाद जो टॉर्क है ना उतना टॉर्क लगेगा, उतना ही लगेगा। ठीक है, और टी कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि नेट टॉर्क जो है वो इस एलिमेंट पे मस्ट बी इक्वल टू टी प्लस डॉट टी बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स माइनस टी। क्यों माइनस किया, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैं टोटल टॉर्क करूं तो इन दोनों को ऐड करूंगा, दोनों टॉर्क्स को, चूंकि ये ऑपोजिट बैठे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो नेट टॉर्क की वैल्यू डॉट टी बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे अपन इसको लिखते हैं कि अगर इसमें टॉर्क लग रहा है तो इसमें ट्विस्ट तो आ ही रहा होगा। अब देखो, अब ट्विस्ट की बात कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि भाई मान लो कि इस स्लाइस का जो लेफ्ट पार्ट है वो थीटा अमाउंट से ट्विस्ट हुआ है।
तो राइट वाला पार्ट कितने अमाउंट से ट्विस्ट हुआ होगा। ये भी वही सेम जैसे अपन ने टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाया था, ये देखो वही सेम कॉन्सेप्ट लगा के अब अपन ने गेस वर्क कर लिया कि भाई अगर यहाँ पे थीटा का ट्विस्ट है तो यहाँ पे कितना ट्विस्ट हुआ होगा, थीटा प्लस डॉ थीटा बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स, इतना ट्विस्ट हुआ होगा। ये dx कहां से आया, इसकी ये जो थिकनेस है वो dx है, ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको नेट टॉर्क की बात बताई थी, इस स्लाइस पे नेट ट्विस्ट कितना है, भाई राइट साइड इतने से ट्विस्ट हुआ और लेफ्ट साइड इतने से ट्विस्ट हुआ, तो नेट ट्विस्ट ऑफ दिस सेगमेंट इज राइट साइड ट्विस्ट माइनस लेफ्ट साइड ट्विस्ट, यानी कि इतना ट्विस्ट हुआ, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या आपको? एनीबॉडी? यस सर। ठीक है। अब टॉर्शन इक्वेशन पे आ जाओ। ये इक्वेशन पहचानते हो क्या, T बाई जे इज इक्वल टू जी फाई अपॉन एल। यस सर। ठीक है। यस सर, ये शाफ्ट की इक्वेशन है, टॉर्सनल इक्वेशन फॉर शाफ्ट। अब क्या करने का है, अब आप ये कह रहे हो कि भाई टॉर्शन तो हो ही रहा है आपके सेगमेंट पे, अब आपने ये कह दिया कि इसका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, नेट रिजल्टेंट एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि फाई जो है वो डॉ थीटा बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स है, ये कह दिया आपने। तो आप क्या करोगे, ये जो फाई रखा है उस जगह पे इस चीज को रख दो, यहां पर आ जाओ, तो आपकी ये इक्वेशन बन गई कि टॉर्शन इक्वेशन के हिसाब से T बाई जे इज इक्वल टू जी, तो एज इट इज आ गया, फाई की जगह ये चीज रख दी और एल की जगह क्या चीज रखी है, ये देख के बताओ सही है क्या? यस सर। सही है। क्यों? क्योंकि अपन सिर्फ इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं और इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है, dx है। dx सर। तो टॉर्शन इक्वेशन में आपने ये एंटिटी सब्स्टिट्यूट करी, तो अब अपने पास आ गया T बाई जे इज इक्वल टू जी बाई डी एक्स इंटू डॉ थीटा बाई डॉ एक्स इंटू डी एक्स, यहां पर आ गए अपन, ठीक है। इसको आपने क्या किया, dx और dx कैंसिल हो गए क्योंकि ये सेपरेट एंटिटीज है। अब आपके पास में रह गया टॉर्क इज इक्वल टू जी जे इंटू डॉ थीटा बाई डॉ एक्स, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? यस सर। अब दूसरी चीज, इस पे आ जाओ, इधर ही समझा देता हूं आपको। यहां पर आपने मेरे को अभी खुद बताया था कि इस सेगमेंट पे जो नेट टॉर्क लग रहा है वो है डॉ टी बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स, ये सही है क्या? ये क्या चीज है, इस सेगमेंट पे जो नेट टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, न्यूटन का सेकंड सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी चीज पर अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है एक्सटर्नल, तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन को किसके बराबर रख सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रख सकते हो, ये न्यूटन का सेकंड सिद्धांत कहता है, ठीक है। तो अगर ये न्यूटन का सेकंड लॉ मैं ट्विस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहूं या रोटेशनल फॉर्मूले पे लगाना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, मास को तो किससे रिप्लेस करूंगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दूंगा। लीनियर एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करूंगा, एंगुलर सर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। और फोर्स को किससे रिप्लेस करूंगा, टॉर्क। टॉर्क से। नेट टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है। अब यहां पर आपने ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश कर लिया कि इस कंसिडर्ड सेगमेंट पे नेट टॉर्क कितना लग रहा है, डॉ टी बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये चीज तो हो गई आपकी टी, ठीक है। अब ये वाला न्यूटन का सेकेंड लॉ का लॉजिक यूज करते हुए अब आप इस चीज को आगे ले जाओगे। अब आपने क्या कहा कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एल्फा ऑफ दिस स्लाइस मस्ट बी इक्वल टू दिस थिंग, ये इक्वेशन आई है यहां पर, ये देखो। अब आपको समझ में आ गया ये इक्वेशन कहां से आई है, यस सर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटरी सर डायनामिक्स। दोनों टॉर्क को इक्वल कर दिया। हाँ, किसको?
सर जो पहले अपन ने ऊपर टॉर्क निकाली थी उसको इस टॉर्क से इक्वल कर दिया सर, रोटेशन मतलब आई अल्फा वाली से, जो बेसिक वो है। नहीं, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन पे अब ये इक्वेशन आपने निकाल के रखी हुई है, बस इस पे अभी बात नहीं कर रहे अपन अभी यहाँ आ गए। ये कैसे आया? ये इधर से आया है, यहाँ ये न्यूटन्स लॉ लगा के आया, और ये आपकी जो टॉर्शन इक्वेशन है वो लगा के आया। ये तो चीज अलग डेवलप हुई है टॉर्शन इक्वेशन से, इसको आपने बना के अभी मेरा सर ऊपर वाली कह रहा था मैं। है क्या हुआ? ऊपर जो अपन ने टॉर्क निकाला था ना सर, यहाँ पे, हाँ ये वाला, इसको हाँ, इक्वल कर दिया आई अल्फा के। यस करेक्ट। तो ये आई अल्फा इक्वल टू जो नेट टॉर्क था, वो नेट टॉर्क चूंकि ये है आपका, इस जगह पे टी की जगह पे ये रख दिया है। यस यू आर करेक्ट। तो आई अल्फा इज इक्वल टू डॉट ई बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि क्या मैं अल्फा को ये लिख सकता हूं क्या? देखो, अब आपको ये डॉ देख करके कभी नहीं घबराना है। ये डॉ क्यों यूज किया गया है? क्योंकि थीटा जो है वो सिर्फ टाइम का फंक्शन नहीं है, वो एक्स का भी फंक्शन है। थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम। तो इसीलिए बस यहां पर डॉट स्क्वायर थीटा अपॉन डॉट टी स्क्वायर यूज किया गया है। जिस तरीके से मैं ये कहता हूं कि एक्सेलरेशन को मैं किसी भी वक्त, अगर कोई भी मेरे से पूछे, तो मैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, उसको या तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख लो, या फिर एक्स डबल डॉट लिख लो, जो आपकी सहूलियत हो वैसे लिख लो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? दिस इज योर एक्सेलरेशन, नो लीनियर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे? एंगल का सेकंड डेरिवेटिव। और कैसे लिखोगे? डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिखोगे। अब चूंकि थीटा जो है वो एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, तो उसको डी लिखने की बजाय डॉ लिख दिया, बस। और क्या फर्क पड़ा इसमें? ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। तो अब अपने पास ये जो सेकंड इक्वेशन आई थी न्यूटन्स के लॉ से, यानी कि आई अल्फा इज इक्वल टू डॉट ई बाय डॉ एक्स, तो इसमें अपन ने अल्फा को भी किस चीज से रिप्लेस कर दिया? डॉट टू थीटा अपॉन डॉट टी स्क्वायर से। तो अब ये रिप्लेसमेंट करने के बाद आपकी ये इक्वेशन बन गई, ये आई इंटू एल्फा की बजाय अब आपने ये लिख दिया। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब ये आई को भी रिप्लेस कर रहा है। आई को रिप्लेस कर रहा है किससे? रो डी एक्स जे। और ये क्या बोलता है? जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट। और रो क्या चीज है? रो यहां पर मैंने शायद लिखा नहीं है। रो इज इक्वल टू मास डेंसिटी। डेंसिटी। यस, रो इज इक्वल टू मास डेंसिटी। ये लिखा नहीं था यहाँ पे, बट अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। यू कैन, व्हेन यू सी द वीडियो इट विल बी क्लियर। ठीक है, रो इज इक्वल टू मास डेंसिटी। तो एक काम करता है, अब देखो, यहां तक तो समझ में आ गया कि कैसे आई अल्फा डॉट ई बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स आई, और कैसे अल्फा को आपने इस चीज से रिप्लेस किया, और आपकी अभी ये करंट इक्वेशन इस फॉर्मेट में पड़ी हुई है। अब एक नया झटका मिल रहा है जब आपको ये कहा जाता है कि आई को ऐसे लिख लो। इसका कोई सर पैर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस चीज को भी समझना बहुत आसान है। अब इसको देखो, मैं यही समझा देता हूँ। ठीक है। जे जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो जो है वो मास डेंसिटी है। अब आप इस चीज पे आ जाओ वापस से, यही है आपका सेगमेंट। ये एक सॉलिड पार्ट ऑफ शाफ्ट है, ये एक सॉलिड डिस्क जैसी मान लो आप। ये इतना थिक भी नहीं है, ये इतना सही है, बस आपने बहुत पतला सा स्लाइस लिया है ना। दिस इज ओनली दिस मच, इतना सा है ये, बस। क्या ये एक डिस्क नहीं है क्या? यस सर। डिस्क है। अब मेरे को ये बताओ, किसी भी डिस्क की उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के थ्रू अगर मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना चाहूं, तो उसका फॉर्मूला क्या है? कोई बता दो मेरे को। सर एम आर स्क्वायर बाय 12। नो, हाफ एम एम आर, आर हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब मास को क्या मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं क्या? यस सर। यस सर।
तो मेरी आई क्या हो गई, हाफ ऑफ रो रो वी एम आर स्क्वायर। रो वी आर स्क्वायर, एम तो हो गया रो वी और आर स्क्वायर वहीं का वहीं रहा। आर क्या चीज है, इसका रेडियस, ये जो रेडियस है दिस इज आर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इस डिस्क का वॉल्यूम कितना है। इस डिस्क की रेडियस आर है, इस डिस्क की थिकनेस कितनी है, dx। dx थिकनेस की डिस्क है, रेडियस r है, वॉल्यूम बताइए एनीबॉडी। किसी को नहीं आता? अच्छा चलो ये बताओ, ये जो सर्कुलर फेस है इसका एरिया कितना है? अगर r रेडियस की सर्कुलर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होगा पाई एरिया, आर स्क्वायर ला दो और वॉल्यूम एक टू ऐड हो जाएगा। सर पाई आर स्क्वायर डीएक्स होगा। वेरी गुड, वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर डीएक्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को dx से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अब मेरा आई क्या बन गया, हाफ रो, और वॉल्यूम को मैं रिप्लेस कर रहा हूं पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर डीएक्स। dx, और आर स्क्वायर मेरा है ही। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो आई क्या बन गया मेरा, हाफ रो पाई आर रेस टू पावर 4 dx। सही है क्या, देख के बता दो। यस सर। ठीक है, क्या मैं आर को हाफ ऑफ डायमीटर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? भाई मैं आर के टर्म्स में नहीं चाहता, मैं तो डायमीटर के टर्म्स में चाहता हूं, इच्छा है बस ऐसे ही। कोई दिक्कत तो नहीं है d/2 लिख दूं आर को तो? सर जे में कन्वर्ट करना तो लिखना पड़ेगा हाँ, डी में। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं r को d/2 लिख दूं तो ये i का फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। सर D4/16 आ जाएगा R4 की जगह। वेरी गुड, हाफ ऑफ रो पाई d रेज टू पावर 4/16 dx। अब इनको भी कंबाइन कर दो, हाफ और 16 को भी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, i इक्वल टू रो पाई d रेज टू पावर 4/32 dx। सही है क्या? यस सर। अब मेरे को ये बताओ, पाई डी रेज टू पावर 4/32 किस चीज का रटा हुआ फॉर्मूला है आपका? तो सुना तो है, कहीं देखा हुआ होगा। एक फॉर्मूला आपने देखा है, पाई डी रेज टू पावर 4/64, ये याद होगा। और एक दूसरा फॉर्मूला है पाई डी रेज टू पावर 4/32, किसी को भी याद नहीं है यहाँ पे? सर जे का फॉर्मूला है नहीं है, यस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये क्या पाई चीज डी है, 4/32। किसी भी सर्कुलर एरिया का उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के थ्रू जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज गिवन बाय पाई डी रेज टू पावर 4/32। ये जे का फॉर्मूला है सर्कल के लिए, सर्कुलर एरिया के लिए। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है दिस बिकम्स जे फॉर योर सर्कुलर एरिया। तो इवेंचुअली योर आई कम्स आउट टू बी रो जे dx। तो इतनी कहानी है इस चीज के पीछे जो यहाँ पर लिखी गई है, रो जे dx, जो आपने आई को डायरेक्टली कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अगर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का नॉलेज सही है तो आप यहाँ पर ये जो पूरा प्रोग्रेशन मैंने यूज किया है ये अब आपके वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड हो ही चुका है, तो आपको पता लग गया है। अदरवाइज आपको ये चीज मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि एग्जाम में आपको ये चीज नहीं दिखानी, ये पूरी चीज कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आपसे। यू कैन डायरेक्टली राइट योर आई एज रो जे dx। बस उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जे जो है
that is polar moment of inertia of cross section of element, and rho is the mass moment of inertia of the is the mass density of the element considered. बस इतना सा लिखना है। तो ये चीज आपको समझाने के लिए थी कि भाई ये एकदम से कहां से ये भूत आ गया, आई जो है वो रो dx into j कैसे आ गया, ये अब आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है। बट नाउ यू कैन सिंपली रिमेंबर इट एज इट इज। अब अपन ये लिखा पढ़ी यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, सेकेंड लॉ से आई अल्फा इक्वल टू डॉट ई बाय डो एक्स डी एक्स आया, अल्फा को ये लिखा, आई को ये लिखा, ठीक है। अब ये देखो, अब आपकी इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड पे dx फिर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और कुल मिलाकर के आपके पास में बचेगा, इसको रीअरेंज कर लिया मैंने, क्या किया ये देखो, j इंटू रो इंटू डॉट टू थीटा बाय डॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू डॉट ई बाय डॉट एक्स। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने पहले से डेवलप करके रखी हुई है उसको भी लेके आ जाता हूं, t इज इक्वल टू जी जे डॉ थीटा बाय डॉ एक्स। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। यहां पर डॉट टी बाय डॉ एक्स है, यहां पर t है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस t को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो अगर t इज इक्वल टू जी जे डॉ थीटा बाय डॉ एक्स है, तो ये बताओ व्हाट विल बी डॉट t बाय डॉ एक्स। कोई भी बताओ मेरे को। जी जे डाउ स्क्वायर थीटा बाय डाउ एक्स स्क्वायर। बस ये इसका एक डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं इस डॉट टी बाय डॉ एक्स को, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से आई है, और इस डॉट टी बाय डॉ एक्स को जो कि मेरी सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों को इक्वल रख सकता हूं। तो j इंटू रो डॉट टू थीटा अपॉन डॉट टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू j इंटू जी डॉट टू थीटा बाय डॉ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को इक्वल रख करके यहां पर आ गया। अब इसमें से ये जे भी कैंसिल हो गए, अब ये रो और जी रह गया, डॉट टू थीटा बाय डॉट टी स्क्वायर, और राइट साइड में डॉट टू थीटा बाय डॉट एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, और ये रो और जी का एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बनाया है मैंने, ये देखिए, आई एम रिप्लेसिंग इट विद अ कांस्टेंट c which is अंडर रूट ऑफ g बाय रो। इसका रीजन ये है कि अंडर रूट ऑफ g बाय रो जो है वो वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन अलोंग द शाफ्ट के बराबर होती है। इसका अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस करें g की यूनिट्स और रो की यूनिट्स को, तो आप पाओगे कि, और इसका अंडर रूट करें तो आप पाओगे दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो इस चीज को जनरली यूज कर लिया जाता है क्यों, और ये कहलाती है आपकी फाइनली वेव इक्वेशन, ठीक है। ये समझ में आया कैसे आया ये, बस इसको कंपेयर किया है आपने, डॉट टी बाय डॉ एक्स यहाँ से निकाला, डॉट टी बाय डॉ एक्स यहाँ से निकाला, और इसके राइट साइड्स को इक्वल कर दिया, जो चीजें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दिया, रीअरेंज किया, अंडर रूट ऑफ जी बाय रो को c माना, तो यहाँ पर 1/c का स्क्वायर आ जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्म इन विच यू हैव टू रिमेंबर योर वेव इक्वेशन। ये एक बहुत पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन है वेव इक्वेशन। अब आप जो आगे की जो दो टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें भी बिल्कुल ऐसी वेव इक्वेशन डेवलप होगी, उसमें भी यही सेम वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन आएगी, और दोनों साइड में, एक साइड में टाइम का सेकंड डेरिवेटिव और एक साइड में डिस्टेंस का सेकंड डेरिवेटिव बैठा होगा। दिस इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्मेट एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डेरिवेशन। जैसा कि मैंने कहा था, अपने 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आपका टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट है, दूसरा वाला लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार, और तीसरा वाला ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। इन तीनों में डेरिवेशन के 3 पार्ट्स हैं, और इन तीनों पार्ट्स में जो पहला पार्ट है ये सबका अलग अलग है, लेकिन पहले पार्ट के एंड में निकल के सभी के वेव इक्वेशन आती है। तो ये आपने आज देखा कि किस तरीके से वेव इक्वेशन आपकी डिराइव हो जाती है। और ये नहीं है वेव इक्वेशन, ये है वेव इक्वेशन।
दिस इज योर VV, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट। तो अब आप लोग देखेंगे कि इसको समझाने में और पढ़ाने में अपन को करीब 1 घंटा लग गया, और अभी भी इस डेरिवेशन के सॉल्यूशन और उसके मोड शेप ये सारी चीजें पड़ी हुई है। तो जैसा मैंने कहा कि ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे लंबे 3 टॉपिक्स हैं ये। और आप देखें कि यहाँ पर जो मैंने अपनी हैंड राइटिंग में जो इसको डेवलप किया है, यू कैन सी, ये देखो नीचे 5 पेजेस है, लेकिन 5 पेजेस नहीं है, 5 पेजेस में मैंने सारे केसेस कवर कर लिए हैं। ये जो केस आ गए यहाँ पर नीचे, फिक्स्ड कंडीशन, फिर उसके बाद फिक्स्ड फ्री कंडीशन और फ्री कंडीशन, ये सारी चीजें मैंने कवर की है। तो आपको तो एग्जाम में किसी एक कंडीशन पे बात करनी होगी। तो आप मान लो कि 4 पेज का डेरिवेशन है ये मैंने बड़ी राइटिंग में आपको दिखाया है, इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप इतना भी स्पेस छोड़ करके अपनी राइटिंग को करते हैं तो आपका ये जो डेरिवेशन है ये पूरा कंप्लीट होगा नियरली 3 to 4 पेजेस में। और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वो क्वांटिटीज और वो एंटिटीज बताता है जो आपको एग्जाम में लिखनी है। इससे ज्यादा आपको कोई बात करनी नहीं है। यू हैव टू राइट एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट आई हैव रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट। तो जिन लोगों को ये कन्वीनियंट लगता है कि भाई हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपन तो रट ही लेते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको जो भेज रहा हूँ इसको रट लो। कॉन्फिडेंटली गो अहेड एंड रिमेंबर व्हाट इज रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट, और इसी को ले जाके छाप दो, फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे आपको। बट यू हैव टू राइट इट एज इट इज, यू हैव टू ड्रॉ दीज इमेजेस ऑल्सो, ये सारी चीजें भी करनी पड़ेगी, तभी आपको फुल में फुल मिलेगा। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके कंटिन्यूअस सिस्टम में सिर्फ 3 टॉपिक दिए हुए हैं। तो ये मान के चलो कि एग्जाम में इनमें से एक तो आएगा पक्का है, 100% पक्का है, 3 में से एक आएगा। तो ये आपके इंटरेस्ट में है कि इसको आपने समझ तो लिया ही है, आप साथ में इसको अच्छी तरह से याद करके प्रिपेयर करके जाएं, और मान के चलें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है फुल मार्क्स का कितने नंबर का होता है, 18 या 20 नंबर का जो भी है, वो आपका इसमें से आएगा ही आएगा, पक्की बात है। तो इसको रटना ही है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी दे दिया है और इसका लॉजिक भी समझा दिया है अभी तक। अच्छा, और अपन ने अभी ये कंप्लीट नहीं किया है डेरिवेशन। अब नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन पे आएंगे। सी नाउ इन द नेक्स्ट क्लास इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है, और वो हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ डेरिवेशन। और फिर फाइनल पार्ट ऑफ डेरिवेशन है मोड शेप बनाना, दिस वन, मोड शेप्स। तो 3 पार्ट्स अपने कवर करने हैं हर डेरिवेशन के। पहला पार्ट इसका आज हो गया है, लेकिन अब आने वाली जो टॉपिक्स है उसमें इतना टाइम अपन को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब आपने ये डेरिवेटिव्स और ग्रेडियंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बता दो, किसी को भी अभी आज की क्लास में कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, और वी विल स्टॉप द टॉपिक हियर और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, आज का टॉपिक शैल वी स्टॉप हियर? ओके, यस सर। चलो ठीक है, ये लेक्चर और वीडियो सब मैं आपको सेंड कर दूंगा। हैव अ नाइस डे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।